कथा कहानी किस्सा के मित्रों को नमस्कार। क्या लोग वास्तव में दूसरों की सहायता करना चाहते हैं या ये केवल हमारे अंदर की दान पुण्य की दिखावटी मानसिकता होती है? अपनी इच्छा के अनुरूप हम जरूरतमंद को पालतू जानवर या खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। आज की कहानी थोड़ा लंबी है, इसलिए इत्मीनान से बैठकर सुनें। आज प्रस्तुत है कैथरीन मैन्सफील्ड की अंग्रेजी कहानी ए कप ऑफ टी की हिंदी प्रस्तुति एक प्याला चाय। रोज़मेरी फैल खूबसूरत तो नहीं थी, प्यारी हाँ अगर टुकड़ों में बांटकर देखा जाए तो लेकिन किसी को टुकड़ों में बांटकर कैसे देखा जा सकता है। वो जवान थी और होशियार भी बहुत थी। कपड़े वो एकदम नफासत से पहनती थी और आधुनिक तो थी ही। पढ़ने लिखने में उसकी बहुत रुचि थी और सबसे पहले नई किताबें खरीदने वालों में वो एक थी। उसकी पार्टियों में समाज के अलग अलग वर्ग के महत्वपूर्ण लोग शामिल होते थे। इनके अलावा कुछ ऐसे सनकी और बदमिजाज कलाकार जिन्हें वो अपनी खोज बताती थी, वो लोग भी इन पार्टियों में आते थे। इन कलाकारों से कोई बात भी नहीं करना चाहता था, लेकिन बाकी मेहमान बहुत शालीन और भद्र लोग होते थे। रोज़मेरी की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। उसके पति का नाम माइकल था और वो बहुत बढ़िया आदमी था। माइकल अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। वो लोग अमीर थे और उनकी अमीरी पारंपरिक तरीके की पुरानी और उबाऊ टाइप की अमीरी नहीं थी। वो खुले हाथ से पैसा खर्च करते थे। अब अगर हम जैसे लोगों को खरीदारी करनी हो तो हम कहाँ जाएंगे? बॉन्ड स्ट्रीट। लेकिन रोज़मेरी शॉपिंग के लिए सीधे पेरिस जाती थी। अगर फूल खरीदने हो तो रीजेंट स्ट्रीट उसकी मंजिल होती थी। दुकान के अंदर पहुंचकर वो अपने चकाचौंध कर देने वाले स्टाइल में कहती, मुझे वो वाले फूल दे दो और वो भी दे दो। 4 गुच्छे वहां पर रखे हुए उन फूलों के भी दे दो। हाँ, गुलदस्ते में जितने भी फूल तुमने सजाए हैं वो सब के सब दे दो। और नहीं नहीं, लिलैक नहीं चाहिए, इन्हें देखकर मुझे घिन आती है। देखो कितने बेडौल से दिखते हैं ये। उसके साथ साथ चल रहा कर्मचारी तुरंत लिलैक के फूलों को नजरों से दूर करता और ऐसा दिखाता जैसे रोज़मेरी की बात बिल्कुल ठीक थी और लिलैक सचमुच बेहद बेडौल थे। रोज़मेरी की आवाज सुनाई देती, वो वाले ट्यूलिप भी दे दो, वो लाल और सफेद वाले। उसके फूलों का बड़ा सा बंडल लेकर दुकान की छरहरी सी एक लड़की डगमगाते हुए उसके पीछे पीछे कार तक आती। सफेद कागज में लिपटे फूल ऐसे लगते जैसे किसी शिशु को सफेद कपड़ों में सहेज कर लपेटा गया है। सर्दियों की किसी शाम वो कर्जन स्ट्रीट के पुराना सामान बेचने वाले एक स्टोर में पहुंची। ये दुकान उसे अच्छी लगती थी। इस दुकान की ये बात उसे भाती थी कि वहां ग्राहक बहुत कम आते थे और आप इत्मीनान से खरीदारी कर सकते थे। दुकान का मालिक भी रोज़मेरी की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। दुकान में उसके प्रवेश करते ही दुकानदार के चेहरे पर चमक आ जाती थी। वो आदर से अपने हाथ बांध लेता था और ऐसा लगता था कि उसके मुंह से आवाज निकल ही नहीं पा रही। वो दुकानदार के इस अभिनय को समझती थी। आज दुकान वाले ने आदरपूर्वक धीमी आवाज में कहा, मैडम, मुझे सच में अपनी चीजों से बहुत प्यार है। मैं इन्हें तब तक नहीं बेचता जब तक मुझे निश्चित न हो जाए कि खरीदार इन चीजों का आदर करेगा और इन्हें प्यार से रखेगा। जब तक इन चीजों के लिए ऐसी कोमल भावनाएं। अपनी बात बीच में रोककर उसने नीले मखमली कपड़े में बंधे एक छोटे से चौकोर डिब्बे को सावधानी से शीशे के काउंटर पर रख दिया। उसने बताया कि उसने अभी तक किसी को भी इसे नहीं दिखाया था। छोटा सा ये खूबसूरत डिब्बा इतना कोमल और चमकदार लग रहा था मानो किसी ने क्रीम के साथ इसे बेक किया हो। डिब्बे के ढक्कन पर फूलों के एक पेड़ के नीचे एक आदमी को दिखाया गया था। इस व्यक्ति की गर्दन पर किसी महिला के कोमल हाथ लिपटे हुए थे। इस महिला का हेड जेरेनियम के फूल की एक पंखुड़ी जितने आकार का था। महिला के रिबन हरे रंग के थे। ऊपर की तरफ गुलाबी रंग के एक बादल को फरिश्ते की तरह उड़ता हुआ दिखाया गया था। रोज़मेरी ने अपने लंबे दस्तानों से अपने हाथों को बाहर निकाला।
हाँ, है तो बहुत सुंदर, उसने सोचा। ये तो उसके पास होना ही चाहिए। डिब्बे को बार बार खोलते और बंद करते हुए उसने ध्यान दिया कि उसके सफेद मुलायम हाथ नीले रंग के मखमल के ऊपर बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। दुकानदार के दिमाग के किसी कोने में भी रोजमेरी के हाथों को लेकर कोमल भावनाएं थीं, पर उसके पास इतना साहस नहीं था कि वो इन्हें व्यक्त कर सके। अपनी पीली सी उंगलियों में एक पेंसिल थामे वो डरता हुआ रोजमेरी के करीब आया और बोला, मैडम अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको ढक्कन में बनी महिला के कपड़ों पर जो फूल हैं उनका डिजाइन दिखा सकता हूं। रोजमेरी ढक्कन की तरफ देखती हुई बोली, हाँ हाँ, वाह, बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? दुकानदार की समझ में तुरंत बात नहीं आई। फिर वो बड़बड़ाया, मैडम इसकी कीमत 28 गिन्नी है। रोजमेरी ने सपाट आवाज में दोहराया, 28 गिन्नी। उसने डिब्बे को काउंटर पर रख दिया और फिर से अपने दस्ताने पहन लिए। 28 गिन्नी अमीर लोगों के लिए भी ये कोई छोटी रकम नहीं थी। वो उलझन में थी। उसने कहा, ऐसा करिए, इसे रख दीजिए, मैं आपको सोचकर। दुकानदार उसके मनोभावों को पढ़ चुका था। आदर के साथ आगे झुकते हुए उसने अपना सम्मान व्यक्त किया। वो सोच रहा था कि मैडम, आपके लिए तो इस डिब्बे को अनंत काल तक भी संभाल के रखा जा सकता है। वो दुकान से बाहर निकल आई। उसके पीछे दुकान का दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ बंद हो गया। उसने बाहर निकलकर दोपहर का जायजा लिया। बूंदाबांदी हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि हल्का अंधेरा भी बारिश के साथ गोल गोल घूमता हुआ बादलों से नीचे उतर रहा था। हवा में ठंडी सी बेचैनी उसे महसूस हुई। सड़क पर तभी तभी जले लैंप उदास से दिखाई दे रहे थे। सामने के घरों की खिड़की से बाहर निकल रही रोशनी भी उदास थी। ऐसा लगता था कि मध्यम से रोशनी के साथ जल रहे ये लैंप किसी बात का दुख मना रहे थे। अपने छातों में छिपे लोग जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे थे। रोजमेरी अचानक परेशान सा महसूस करने लगी। उसने अपना मफलर अपने सीने पर अच्छी तरह से लगाया और सोचने लगी कि काश उसके हाथों में इस समय वो छोटा सा डिब्बा होता। कार सामने ही खड़ी थी, उसे बस सड़क पार करके उस तरफ जाना था, लेकिन वो रुकी रही। कभी कभी ऐसे क्षण भी जीवन में आते हैं जब आप बाहर तो निकलते हैं, पर आपकी समझ में नहीं आता कि किया क्या जाए। ऐसे मौकों पर बस एक ही ख्याल आता है, आप घर चला जाए और एक कड़क चाय के मजे लिए जाएं। रोजमेरी जब इन विचारों में डूबी हुई थी, एक जवान, पतली दुबली, काले बाल और बड़ी आंखों वाली लड़की उसके पास पहुंची। वो रोजमेरी के एकदम पास खड़ी थी। उसने कहा, मैडम, क्या मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात कर सकती हूं? उसकी आवाज में दर्द था और लगता था वो रो ही पड़ेगी। रोजमेरी ने एक क्षण के लिए उस लड़की को देखा और पूछा, क्या मुझसे बात करना चाहती हो? उसने देखा कि उसके सामने दीनहीन हालत में बड़ी बड़ी आंखों वाली उसकी हम उम्र एक जवान लड़की खड़ी है। लाल पड़ गए हाथों से उस लड़की ने खुद को ठंड से बचाने के लिए अपने कोट के कॉलरों को कसकर पकड़ रखा था। वो ऐसे कांप रही थी जैसे वो अभी अभी ठंडे पानी से बाहर निकली हो। लड़की ने हकलाते हुए कहा, मैडम, क्या मुझे आप 1 प्याला चाय के पैसे दे सकती हैं? रोजमेरी को उसकी आवाज सीधी सादी और सच्ची लगी। ये कहीं से भी किसी भीख मांगने वाले की आवाज तो थी नहीं। 1 प्याला चाय? रोजमेरी ने लड़की को देखते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? जवाब आया, नहीं मैडम, 1 पैसा भी नहीं है। लड़की रोजमेरी की तरफ देख रही थी। रोजमेरी की निगाहें गहराती शाम की तरफ थीं। उसने केवल इतना ही कहा, कितनी अजीब बात है। और उसी क्षण रोजमेरी के दिमाग में एक विचार कौंधा, अगर वो लड़की को घर ले जाए तो कैसा रहेगा? मान लो वो कुछ वैसा ही करे जैसा वो अक्सर किताबों में पढ़ती रहती है या मंच पर देखती रहती है, तो क्या होगा? इसमें रोमांच तो है। उसने खुद को अपनी कल्पना में अपने दोस्तों से यह कहते हुए सुना, वह और उसके बाद मैं उस लड़की को अपने घर ले गई। कुछ पल बाद रोजमेरी उस लड़की से बोली, चलो
मेरे साथ चाय पीने मेरे घर चलो। लड़की को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अचंभित से वो एक कदम पीछे हट गई। एक क्षण के लिए तो उसकी कंपकपाहट भी रुक गई। रोजमेरी ने अपना हाथ बढ़ाकर लड़की की बाह को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, मैं सच कह रही हूं। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी मुस्कुराहट बहुत ही भोली और सुंदर लग रही थी। लड़की हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं, आप सच नहीं कह रही हैं। उसकी आवाज में पीड़ा थी। रोजमेरी ने जोर देते हुए कहा, पर मैं सच में चाहती हूं कि तुम मेरे साथ चलो, प्लीज चलो। लड़की ने हाथ से अपने होठों को ढक लिया। उसकी निगाहें रोजमेरी के चेहरे पर टिकी हुई थीं। वो बड़बड़ाई, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप मुझे पुलिस को तो नहीं सौंपेंगी ना? रोजमेरी ने हंसते हुए कहा, पुलिस? मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करूंगी? नहीं, मैं तो चाहती हूं कि तुम्हें चाय पीकर कुछ गर्मी महसूस हो। तुम अपने बारे में मुझसे बात कर सकती हो। आप जानते ही हैं, भूखे लोगों को बहुत आसानी से बहलाया जा सकता है। ड्राइवर ने कार के दरवाजे को खोला और अगले ही क्षण गाड़ी अंधेरे में गुम हो गई। कार के चलने के बाद रोजमेरी बोली, चलो अब तुम मेरे साथ हो। अपने बैग के मखमली स्ट्रैप पर हाथ फिराते हुए वो खुद को विजयी महसूस कर रही थी। वो ये भी कह सकती थी, अब तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो। वो उस लड़की की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कोई छोटी सी चिड़िया किसी जाल में फंस गई हो, लेकिन वास्तव में उसके मन में लड़की के लिए दया का भाव था। वो लड़की को यह विश्वास दिला देना चाहती थी कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में शानदार घटनाएं घट सकती हैं। वो कहना चाहती थी कि दयालु फरिश्ते वास्तव में होते हैं और अमीर लोगों की छाती में भी एक दिल धड़कता है। वो ये भी सिद्ध करना चाहती थी कि सभी महिलाएं बहनों की तरह होती हैं। रोजमेरी लड़की की तरफ मुड़ी और उसने कहा, तुम बिल्कुल भी मत डरो। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ सकती? अरे हम दोनों ही महिलाएं हैं। अब अगर मैं अमीर हूं तो तुम मुझसे। इससे पहले कि वो अपना वाक्य समाप्त करने के लिए उचित शब्द खोजे, खुशकिस्मती से कार रुक गई। घंटी बजाई गई और घर का दरवाजा खुला। प्यार और अपनापन दिखाते हुए रोजमेरी बांह पकड़कर उस लड़की को घर के बड़े हॉल में ले आई। कमरे की सुंदरता, गर्माहट, सुगंध, रोशनी और भव्यता रोजमेरी के लिए एकदम सामान्य सी बात थी। उसने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया था। वो अब ये देखना चाहती थी कि लड़की इन चीजों को किस तरह देख रही थी। ये पल बहुत आनंद देने वाला था। रोजमेरी उस छोटी सी अमीर लड़की जैसा महसूस कर रही थी जिसके पास अभी अपनी सहेली को दिखाने के लिए और भी कई अलमारी और संदूक थे। अपनी दरिया दिली दिखाते हुए उसने कहा, आओ चलो मेरे कमरे में चलते हैं। वो ये भी नहीं चाहती थी कि घर के नौकर इस गरीब लड़की पर ज्यादा ध्यान दें, इसलिए सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने सोचा कि वो जेनी को ऊपर नहीं बुलाएगी और अपने कपड़े अपने आप ही उतार लेगी। महान लोगों को तो सामान्य दिखना ही चाहिए। लो हम आ गए। अपने बेडरूम में पहुंचते ही रोजमेरी चहकी। बड़े और सुंदर बेडरूम में पर्दे खींचे हुए थे। फायरप्लेस में जल रही आग का बिंब चमकते हुए फर्नीचर पर दिखाई दे रहा था। सोफे पर सुनहरे कुशन और फर्श पर कोमल और गर्म कालीन बिछे हुए थे। लड़की अभी तक दरवाजे के पास ही खड़ी हुई थी। अंदर की सजावट देखकर वो भौचक्की सी थी। रोजमेरी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एक बड़ी कुर्सी को आग की तरफ खींचते हुए रोजमेरी बोली, इधर आओ, यहां बैठो। ये बहुत आरामदायक कुर्सी है। तुम्हें गर्मी महसूस होगी। तुम ठंड से कांप रही हो। उसी जगह पर खड़े खड़े उस लड़की ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रोजमेरी उसकी तरफ बढ़ती हुई बोली, अरे घबराओ नहीं, आओ प्लीज बैठ जाओ। मैं अपने कपड़े उतार लूं और उसके बाद हम लोग दूसरे कमरे में चाय नाश्ता करेंगे। तुम डर क्यों रही हो? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। लड़की जहां खड़ी थी वहां से 1 इंच भी नहीं खिसकी। उसके हाथ उसकी बगल में थे और मुंह खुला हुआ था। खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश में वो एकदम बेवकूफ नजर आ रही थी। रोजमेरी की समझ में ये सब कुछ नहीं आ रहा था। वो लड़की के पास गई और बोली, क्या तुम अपना हैट नहीं उतारोगी? तुम्हारे सुंदर बाल भी भीग गए हैं। बिना हैट के बहुत आराम महसूस होता है ना? उस लड़की ने अपने होंठ खोले
और फुसफुसाई, ठीक है मैडम। ऐसा कहकर उसने अपना मुड़ा तुड़ा हैट उतार दिया। रोजमेरी ने कहा, लाओ तुम्हारा कोट उतरवाने में मैं तुम्हारी मदद करती हूं। लड़की खड़ी हो गई। उसने कुर्सी को कसकर पकड़ा हुआ था और रोजमेरी अकेले उसका कोट उतारने की कोशिश कर रही थी। लड़की के सहयोग के बिना उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। लड़की एक जिद्दी बच्चे की तरह खड़ी थी। रोजमेरी सोच रही थी कि आप किसी की मदद करना चाहें और वो कोई सहयोग न करे तो बहुत मुश्किल होती है। उसकी समझ में यह भी नहीं आ रहा था कि अब वो कोट का क्या करे। उसने कोट और हैट दोनों को ही वहीं फर्श पर छोड़ दिया। रोजमेरी इसके बाद एक सिगरेट सुलगाने जा ही रही थी कि लड़की ने बहुत बेसब्री से कहा, मैडम, मैं ये कहते हुए बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मुझे चक्कर आ रहा है। मैंने काफी समय से कुछ भी नहीं खाया है। मैं बहुत भूखी हूं। रोजमेरी तेजी से घंटी की तरफ लपकते हुए बोली, ओह माय गॉड, मैं भी कितनी बेवकूफ हूं, मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। फिर वो जोर से चिल्लाई, चाय चाय लाओ, जल्दी करो, और सुनो, ब्रांडी भी लाना। लड़की ने कहा, नहीं नहीं, मुझे ब्रांडी नहीं चाहिए, मैंने कभी ब्रांडी पी ही नहीं है। बस एक कप चाय मिल जाए मैडम, वही बहुत है। इतना कहने के बाद वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसको रोते देखकर रोजमेरी का दिल भी भर आया। रोजमेरी उसकी कुर्सी के पास गई और उसने कहा, रो मत, बिल्कुल मत रो। उसने अपना सुंदर सा रुमाल लड़की को थमा दिया। उसको वास्तव में बहुत दुख हो रहा था। उसने लड़की के दुबले पतले शरीर को अपनी बाहों में भर लिया। जरा सा प्यार और दया मिलते ही लड़की की शर्म गायब हो गई। वो सब कुछ भूल गई और उसे यही ध्यान रह गया कि कमरे में इस समय 2 औरतें हैं। हिचकी लेते हुए वो बोली, मैं इस तरह अब और नहीं जी सकती। मैं सब कुछ खत्म कर देना चाहती हूं। मुझसे ये सब सहन नहीं होता। तुम्हें ये सब सहन करने की जरूरत भी नहीं है, रोजमेरी ने लड़की को समझाते हुए कहा। मैं करूंगी तुम्हारी देखभाल, बिल्कुल रो मत। तुम सोचो ये कितना अच्छा हुआ कि तुम्हारी मुझसे मुलाकात हुई। हम अब साथ साथ चाय पियेंगे और फिर तुम अपने बारे में सब कुछ बताना। मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। अब रोना बंद करो, नहीं तो तुम थक जाओगी, प्लीज। चाय आने से पहले लड़की का रोना बंद हो गया था। रोजमेरी ने अपने और लड़की के बीच एक मेज लगा दी थी। उसने लड़की के खाने पीने का सामान सजा दिया, सैंडविच, ब्रेड और मक्खन और चीनी दूध वाली गर्मा गर्म चाय। जैसे ही उसका प्याला खत्म होता, रोजमेरी उसे फिर से भर देती। उसने खुद कुछ नहीं खाया। वो सिगरेट पीती रही और दूसरी तरफ देखती रही ताकि लड़की बिना झिझके खा पी सके। कुछ ही देर में चाय की मेज को हटा दिया गया। नाश्ते का बहुत अच्छा असर लड़की पर दिखा। अब लड़की का रूप बदला हुआ नजर आ रहा था। वो दुबली तो थी और बाल अभी भी उलझे हुए थे, लेकिन बड़ी आंखों में चमक आ गई थी। वो कुर्सी पर पीछे की तरफ बैठ गई थी और उसके ऊपर एक मीठी सी थकान हावी होने लगी थी। वो चुपचाप फायरप्लेस की तरफ देख रही थी। रोजमेरी ने नई सिगरेट सुलगाई और वो अब लड़की से विस्तार से बात करने की सोच रही थी। उसने प्यार से लड़की से पूछा, तुमने इससे पहले कब खाना खाया था? लेकिन उसी क्षण दरवाजे का हैंडल घूमा और दरवाजा खुल गया। यह फिलिप था। उसने स्थिति को भांपते हुए पूछा, रोजमेरी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? रोजमेरी के हाँ में सिर हिलाने पर वो उन लोगों के पास आ गया। वो रुककर लड़की को देखने लगा और बोला, ओह, मैं माफी चाहता हूं। रोजमेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, ये मेरी दोस्त है, इसका नाम मिस। लड़की ने तुरंत कहा, स्मिथ मैम, मिस स्मिथ। अरे हाँ, मिस स्मिथ, हम लोग कुछ बातें कर रहे थे, रोजमेरी बोली। फिलिप ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। फर्श पर पड़े पुराने हैट और कोट पर उसकी नजर पड़ी। फायरप्लेस की तरफ जाते हुए उसने कहा, आज का दिन बहुत बेकार रहा। वो लड़की को ध्यान से देख रहा था। उसके हाथ, उसके बूट, सब चीजों पर उसने नजर दौड़ाई और फिर रोजमेरी की ओर देखने लगा। रोजमेरी ने कहा, हाँ, सचमुच बहुत बेकार था। फिलिप प्यार से मुस्कुराया और बोला,
अच्छा रोज़मेरी, क्या तुम कुछ देर के लिए लाइब्रेरी में चल सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिस स्मिथ, प्लीज़ कुछ देर के लिए हमें माफ़ करें। लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। तभी रोज़मेरी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिस स्मिथ कुछ देर हमारा इंतज़ार कर लेंगी। इसी के साथ वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए। लाइब्रेरी के एकांत में फिलिप ने कहा, मेरी बात सुनो, मुझे सही सही बताओ कि ये सब क्या है, ये लड़की कौन है? दरवाजे पर झुकती हुई रोज़मेरी हंसी और बोली, अरे ये मुझे कर्जन रोड पर मिली। उसने मुझसे चाय के लिए पैसे मांगे और मैं उसे चाय पिलाने के लिए अपने साथ घर ले आई। फिलिप कुछ परेशान होता हुआ बोला, लेकिन अब तुम इसका क्या करोगी? रोज़मेरी ने पति को उलाहना देते हुए कहा, मैं उसके साथ अच्छी तरह से पेश आ रही हूं, उसकी देखभाल कर रही हूं, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। हमने अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की है, लेकिन मैं चाहती हूं कि उसे अच्छा लगे। वो बात काटते हुए फिलिप बोला, डार्लिंग तुम पागल हो गई हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। बात रोज़मेरी की समझ में नहीं आई। तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उसने पूछा, क्यों? क्यों मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकती? मैं उसका ध्यान रखना चाहती हूं, क्या यह सही वजह नहीं है? इस तरह के इंसानों के बारे में अक्सर लोग पढ़ते रहते हैं। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं। फिलिप सिगार को काटते हुए धीरे से बोला, लेकिन वो कितनी खूबसूरत है। रोज़मेरी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वो बोली, क्या खूबसूरत? तुम्हें क्या वो इतनी सुंदर लगी? मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। माचिस जलाते हुए फिलिप ने कहा, ओ माय गॉड, वो भला की खूबसूरत है। डार्लिंग, एक बार फिर से देखो। मैं जैसे ही कमरे में पहुंचा, मैं तो उसे देखता ही रह गया। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं साफ साफ बात कर रहा हूं, बुरा मत मानना। अगर मिस स्मिथ सच में हमारे साथ खाना खाने रुक रही हैं, तो हमें फैशन वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। रोज़मेरी ने अपने पति से कहा, तुम भी ना एकदम अजीब आदमी हो। वो इसके बाद लाइब्रेरी से बाहर निकल गई, लेकिन अपने बेडरूम में नहीं गई। वो उस कमरे में गई जहां उनके लिखने पढ़ने की व्यवस्था थी। वो कुर्सी पर बैठ गई। वो कुछ सोच रही थी। उसके कानों में पति के शब्द गूंज रहे थे, भला की खूबसूरत, सुंदर। देखता ही रह गया। रोज़मेरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। सुंदर, खूबसूरत। उसने दराज से अपनी चेकबुक निकाली, लेकिन फिर उसने सोचा कि चेक से तो कोई लाभ होगा नहीं। उसने दूसरी दराज खोली और एक एक पाउंड के 5 नोट निकाल लिए। कुछ सोचकर उसने 2 पाउंड वापस रख दिए। 3 पाउंड के नोट अपनी मुट्ठी में भींचे वो अपने बेडरूम की तरफ चली गई। आधे घंटे के बाद जब रोज़मेरी लाइब्रेरी में पहुंची, फिलिप वहीं पर था। वो दरवाजे के सहारे खड़ी हो गई और अपने पति की ओर मोहक अंदाज में देखते हुए बोली, मैं केवल ये कहने आई हूं कि मिस स्मिथ हमारे साथ खाना नहीं खा रही हैं। फिलिप ने हाथ में पकड़े अखबार को नीचे रख दिया। उसने पूछा, अच्छा, क्या हुआ? क्या उसे कहीं और जाना था? रोज़मेरी फिलिप के पास आई और उसके घुटनों पर बैठती हुई बोली, उसने जाने की बहुत जिद की, इसलिए मैंने उस बेचारे को कुछ पैसे दे दिए। मैं उसे उसकी इच्छा के खिलाफ कैसे रोकती? रोज़मेरी अपने बालों पर कंघी करके आई थी। उसने अपनी आंखों में काजल लगाया था और कानों में मोती के झुमके भी पहन लिए थे। उसने फिलिप की गर्दन के चारों तरफ अपनी बाहों का घेरा बना लिया। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हें सुंदर लगती हूं? उसके सवाल पूछने के लहजे और उसकी आवाज ने फिलिप को कुछ परेशान सा कर दिया। उसने रोज़मेरी को बाहों में भरते हुए कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो डार्लिंग। कुछ देर के लिए वहां पर शांति रही। फिर रोज़मेरी ने अपनी आवाज में कोमलता लाते हुए कहा, मैंने आज एक बेहद आकर्षक छोटा सा डिब्बा देखा। उसकी कीमत 28 गिन्नी है। क्या मैं उसे खरीद सकती हूँ? कुर्सी से खड़े होते हुए फिलिप बोला, बिल्कुल, अरे कल ही खरीद लो डार्लिंग। लेकिन रोज़मेरी वास्तव में यह कहना ही नहीं चाहती थी। अपने पति से लिपटते हुए रोज़मेरी ने उसके कान में हौले से कहा, फिलिप, क्या मैं खूबसूरत हूं?
एक प्याला चाय। अभी आपने अंग्रेजी भाषा की लेखिका कैथरीन मैन्सफील्ड की कहानी ए कप ऑफ टी की हिंदी प्रस्तुति सुनी। लेखिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।